नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक वंश है, वह अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है और कैसे यह वंश धीरे-धीरे इतने सारे विद्रोहों का सामना करता है और उन विद्रोहों के कारण जब अंततः तैमूर का आक्रमण होता है, तब यह वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बाद हम देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के विषय में या तुगलक वंश के विषय में बहुत डिटेल से हमने चर्चा की है। इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको प्राचीन भारत से संबंधित भी सारी वीडियोस मिल जाएगी। हमने प्राचीन भारत को बहुत डिटेल से किया है, 100 से ज्यादा वीडियोज हैं जो हमने प्राचीन भारत से की हुई है। अगर आप इस साल का प्रीलिम्स देखें, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आप यूपीपीसीएस का दे रहे हो, तब भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है। तो अगर आप डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेलिंग के साथ बहुत सारे एंगल को कवर करके नहीं पढ़ेंगे, तो आपके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक एक वंश को इतने सारे डिटेल में हम कवर कर रहे हैं, जिससे कोई भी तथ्य ना छूटे। और तथ्य से ज्यादा आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि विचार ना छूटे, क्योंकि तथ्य आप शायद भूल जाएं, लेकिन जब विचार आपको याद रहेंगे तो उससे आप तथ्य भी कनेक्ट कर पाएंगे और आपको चीजें याद रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक वंश है वह समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वह 1351 से 1388 तक का मिलता है हमको। इसके विषय में हमने बहुत डिटेल से देखा कि कैसे यह बहुत सारी नीतियां लागू करता है, आक्रमण नहीं करना चाहता है, या इसको जो असफलता मिली उसके बाद यह आक्रमण नहीं करता है। इसके जो आंतरिक सुधार है वह हमने देखे, कैसे इसने बहुत सारी नहरें बनवाई वह हमने देखा, कैसे जो आंतरिक व्यवस्था है उसको मजबूत किया इसने, यह सब कुछ हम देख चुके हैं। तो अब हम फिरोज शाह तुगलक के बाद देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो सुल्तान बनता है, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, यह 1388 से 1389 तक सुल्तान रहता है। इन सुल्तानों का आपको क्रम जरूर याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में स्पेशली, वह क्रम पूछे जा रहे हैं कि किसके बाद किसका क्रम है, या किस ऑर्डर में कोई राजा या सुल्तान बना है। तो इसलिए आपको यह याद रखना होगा। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, यह 1388 से लेकर 1389 तक शासन को संभालता है। यह है कौन? यह पोता है फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक का जो पोता है गयासुद्दीन तुगलक शाह, वही शासन को संभालता है। लेकिन आंतरिक विद्रोह बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में, यानी कि 1 साल के अंदर ही इसका शासन समाप्त हो जाता है। इसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जो आंतरिक विद्रोह है वह बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और जो नियंत्रण था वह नियंत्रण कमजोर हो चुका था। आप ध्यान रखेंगे कि इसने फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे कर माफ किए थे और केवल 4 कर यह ले रहा था जो कि शरिया में लिखे थे। तो शरिया के लिखे करों को ही यह ले रहा था। इससे जो कर व्यवस्था थी साम्राज्य की, वह काफी क्या हो चुकी थी? कमजोर हो चुकी थी। और जब आर्थिक व्यवस्था कमजोर है और उत्तराधिकार का संकट भी है, तो विद्रोह बहुत ज्यादा होंगे और धीरे धीरे जो ता है वह कमजोर होती रहेगी और वंश अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा। तो वही हो रहा था तुगलक वंश के साथ। गयासुद्दीन तुगलक किसी तरह से 1 साल तक शासन चलाता है। इसके बाद सुल्तान बनता है अबू बकर शाह 1389 से 1390 तक। 1 साल तक ही इसका भी शासनकाल है। यह जो है, यह फिरोज शाह तुगलक का पुत्र है। मतलब पहले भतीजा बनेगा सुल्तान, उसके बाद फिर चाचा बनेगा। तो फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र है अबू बकर शाह, यह बाद में सुल्तान बनता है। फिरोज शाह तुगलक का जो पौत्र है गयासुद्दीन तुगलक शाह, यह पहले सुल्तान बनता है। लेकिन सत्ता का संघर्ष वह लगातार जारी रहता है और इसे भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है और फिर कब्जा करता है इसका चचेरा भाई नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। यह गद्दी से इसको हटा देता है और अपना अधिकार जमा लेता है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है, यह भी हमको केवल 4 साल का ही दिखता है, क्योंकि जो आंतरिक कलह है और जो विद्रोह है वह इसके शासनकाल में भी जारी रखता है। और इस समय जो होता है वह यह है कि जो आक्रमण है, यानी कि बाह्य आक्रमण, जो बाहर की शक्तियां हैं या साम्राज्य की सीमावर्ती शक्तियां हैं, वह शक्तियां आक्रमण करने लगती हैं। और अब जो साम्राज्य का क्षेत्र है तुगलक वंश का, वह क्षेत्र सिकुड़ने लगता है। उस क्षेत्र पर जो अन्य शक्तियां हैं वह अपना अधिकार करने लगती हैं। फिर सुल्तान बनता है सिकंदर शाह तुगलक 1394 से 1397 तक। इसके समय में भी जो शासन की स्थिति है वह और कमजोर होने लगती है, क्योंकि अब जो पड़ोसी शक्तियां हैं वह न केवल आक्रमण करती हैं, बल्कि बहुत आसानी के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध को जीतती है और क्षेत्रों पर अधिकार करती हैं। तो सिकंदर शाह के समय जो तुगलक वंश है वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। इसके बाद सुल्तान बनेगा महमूद शाह तुगलक 1397 से 1413 तक। इसके समय हम यह देख पाते हैं कि यही अंतिम प्रभावशाली शासक है।
एक ठीक-ठाक समय तक यह शासन को चलाता है किसी तरीके से। लेकिन 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है और तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करता है और जो तुगलक वंश है, उसे बहुत यह हानि पहुँचाता है। इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली को लूटा और इसके बाद जो तुगलक वंश है, वह उभर नहीं पाता है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश समाप्त हुआ? तो तुगलक वंश, यह ध्यान रखिएगा। किसका शासनकाल था? महमूद शाह तुगलक का। या रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश को समाप्त करने में किस आक्रमण का सबसे ज्यादा योगदान है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि तैमूर का आक्रमण, या यह पूछा जाएगा कि महमूद शाह तुगलक के समय किसने आक्रमण किया था? तब भी आप याद रखेंगे कि तैमूर ने आक्रमण किया था। तो आक्रमण होता है, दिल्ली को लूटा जाता है, तुगलक सत्ता यह कमजोर पड़ जाती है। अब जो तुगलक वंश है, वह अपने पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है और 1413 में जब महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, अंतिम प्रभावशाली सुल्तान जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अंततः तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और फिर उदित होता है सैयद वंश। आने वाले वीडियोज में सैयद वंश को हम ठीक से कवर करेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि जो तैमूर का आक्रमण है, वह तैमूर का आक्रमण क्यों हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। एक, तत्कालीन प्रभाव, दूसरा दीर्घकालीन प्रभाव, यानी कि शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इमीडिएट क्या इम्पैक्ट पड़ा और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ा। दोनों चीजें हम समझेंगे। आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया। इस वंश के समाप्त होने के कारण क्या है? जब हम देखते हैं उत्तराधिकार का संकट, तो बहुत स्पष्ट रूप से हमको दिखता है साम्राज्य में जो संसाधन है, वह धीरे धीरे कम हो रहे थे और जो उत्तराधिकारी है, वह आपस में लड़ते हुए सत्ता पर अधिकार करना चाह रहे थे। तो उत्तराधिकार का संकट या उत्तराधिकार का संघर्ष इस वंश के पतन का प्रमुख कारण है। जो सैन्य व्यवस्था है, उसकी शक्ति में गिरावट आ चुकी है, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण पहले हो रहे थे काफी समय तक। फिरोज शाह के समय मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए थे, यह आप ध्यान रखेंगे। तो मंगोलों के आक्रमण भले ही कम थे, लेकिन जो सैन्य व्यवस्था थी, वह सैन्य व्यवस्था कमजोर होती गई। क्यों? क्योंकि जब मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, तो जो दिल्ली के सुल्तान थे, वह दिल्ली के सुल्तान इनसे निपटने के लिए अपनी सैन्य व्यवस्था को क्या कर रहे थे? मजबूत कर रहे थे। लेकिन जब मंगोलों के आक्रमण बंद हो गए या रुक गए, तब इन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को अपग्रेड करने पर ध्यान नहीं दिया और जिससे धीरे धीरे जो सैन्य व्यवस्था है, उसमें गिरावट आ गई। एक परिवर्तन हमने देखा था कि जो नगद वेतन देने की व्यवस्था थी, इस नगद वेतन की व्यवस्था को समाप्त किया गया और उसके बदले इक्ता दिया गया। इक्ता मतलब भूमि में हिस्सा, वहीं से जो लगान वसूल होता था या हम कहें जो कर वसूल होता था, उससे अधिकारी अपना वेतन लेते थे या वही उनका हिस्सा होता था। तो नगद वेतन की जगह अब जो सैनिक हैं, इनको इक्ता दिया जा रहा है। सैनिक मतलब जो मुख्य सैनिक है, उनको इक्ता दिया जा रहा है। तो जब उनको इक्ता दिया जा रहा है, तो उनका ध्यान ज्यादा कहाँ है? लगान वसूलने पर। और जब लगान वसूलने पर ज्यादा ध्यान है, तो जो सेना है, वह सेना क्या हो जाएगी? कमजोर। एक व्यवस्था आपको और याद होगी, दाग और हुलिया। यह व्यवस्था अलाउद्दीन के समय बहुत स्पष्ट रूप से विकसित थी। अलाउद्दीन ने बहुत अच्छा काम इस पे किया था, जिससे जो सैन्य व्यवस्था है, वह काफी मजबूत हुई थी। यह व्यवस्था भी धीरे धीरे कमजोर हो गई और अंततः लगभग हमको समाप्त हुई दिखती है। तो सैन्य व्यवस्था ओवरऑल कमजोर हो गई और यह भी इनके पतन का कारण बना। इस सैन्य व्यवस्था में आप ध्यान रखेंगे कि जब बाहरी शक्तियां या हम कहें तो पड़ोसी शक्तियां हैं, वह आक्रमण करेंगी, तो इनकी सेना इतनी कमजोर होगी कि उन आक्रमणों से यह निपट नहीं पाएंगे, अपने क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो सैन्य व्यवस्था का कमजोर होना एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो प्रशासनिक सुधार हैं, वह अच्छे तरीके से नहीं हुए और जो केंद्रीय सत्ता है, उसको लगातार मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, यानी सेंट्रलाइजेशन किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। सारी शक्ति राजा के पास केंद्रित हो, इस बात का प्रयास बार बार किया जा रहा था, लेकिन वह हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि संसाधन कम थे। तो राजा के पास जो शक्ति है, वह केंद्रित नहीं हो पा रही थी। यह प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, फिरोज शाह तुगलक ने भी, सबने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और अंततः जब तैमूर का आक्रमण हुआ, तो एक तो इनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, क्योंकि धन नहीं है। सैन्य व्यवस्था कमजोर है, क्योंकि अपग्रेड नहीं किया है। प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर है, क्योंकि सुधार नहीं किया है। तो आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, तीनों व्यवस्थाएं कमजोर हैं। जब तैमूर का आक्रमण होगा, तो जो बची खुची शक्ति है, उसे तैमूर नष्ट कर देगा और अंततः तुगलक वंश का पतन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मिसमैनेजमेंट है, वह तुगलक वंश में स्पष्ट रूप से हमको दिखता है, जो इसके पतन का सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन अभी जैसे हमने चर्चा की कि फिरोज शाह तुगलक के बाद बहुत सारे विद्रोह हुए, तो उन विद्रोहों को एक सरसरी निगाह से हमको देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे आपको आइडिया रहे कि इसके बाद जो प्रमुख साम्राज्य उदित होंगे,
वह साम्राज्य कौन से होंगे, क्योंकि जो विद्रोह करेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, वही नए साम्राज्य उदित होंगे। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो प्रमुख विद्रोह है वह कौन से हैं? एक तो जो राजपूत शासक यह विद्रोह करते हैं, पिछली राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात के एरिया में भी। तो जो राजपूत शासक हैं यह युद्ध करते हैं, और इसमें सबसे फेमस है जो मालवा का सुल्तान है, हुसैन शाह। 1390 से 1435 तक जिसका शासनकाल है, यह आक्रमण करता है और अपने साम्राज्य का यह विस्तार करना चाहता है। आक्रमण करता क्यों है? क्योंकि यह स्वतंत्रता की घोषणा करता है, यानी यह तुगलक वंश से या दिल्ली सल्तनत से बाहर होना चाहता है, और बाहर जब होना चाहता है तो यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है तुगलक वंश के साथ। के अलावा तो मेवात के शासक यह भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो मेवात में जो राजपूत शासक हैं यह विद्रोह करते हैं, सैन्य अभियान चलाते हैं, अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हैं और तुगलक वंश से स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसमें एक सबसे फेमस नाम राणा कुंभा का नाम, जो कि कुंभल नेर कहे जाते हैं। तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया, और मुख्यतः इनका विद्रोह था तुगलक वंश की नीतियों से। मतलब जिस तरह तुगलक वंश नीतियां बना रहा था, आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियां और सामाजिक नीति, उन नीतियों का इन्होंने सबसे तगड़े रूप से विरोध किया और जो तुगलक वंश है उसके खिलाफ संघर्ष किया। इसी तरह से जब हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो वहां भी विद्रोह होते हैं, स्पेशली जो विजयनगर साम्राज्य है। इस तुगलक वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य बहुत शक्तिशाली रूप से विकसित होगा और बहुत संपन्नता के साथ विकसित होगा। विजयनगर का जो इतिहास है वह इतिहास बहुत गौरवशाली है, यह आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर विद्रोह करते हैं वीर नारायण, यह आप नाम जरूर याद रखिएगा। वीर नारायण विद्रोह करते हैं विजयनगर साम्राज्य में, और यह भी स्वतंत्र होना चाहते हैं किससे? तुगलक वंश। तो इसका मतलब दक्षिण भारत के भी बहुत सारे क्षेत्रों पर तुगलक वंश का प्रभाव था। वह उनके या तो डायरेक्ट कंट्रोल में या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल में हमको दिखते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब इन्होंने उस क्षेत्र को जीत लिया और अपने प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिए। इनडायरेक्ट का मतलब वहां के जो राजा है उनसे अधीनता स्वीकार करवा ली। तो फिरोज शाह तुगलक के समय तक हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह इनके काफी हद तक कंट्रोल में था, लेकिन धीरे धीरे यह लोग भी विद्रोह करने लगते हैं। इसमें दूसरा नाम मिलेगा आपको शंकर देव का, जो कि गोलकुंडा साम्राज्य के थे। इन्होंने भी विद्रोह किया और यह भी स्वतंत्र होकर अपनी अलग शाखा स्थापित करना चाहते थे, और इनका विद्रोह भी बहुत फेमस है। इसी तरह से जो कांची के शासक हैं वह भी विद्रोह करते हैं, और उनमें भी हम देख पाते हैं जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वह स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में हमने यह देखा था दौलताबाद राजधानी बनाई गई थी इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए, लेकिन वह प्रयास भी विफल हो गया था। लेकिन प्रयास लगातार हो रहा था कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है उस पर प्रशासनिक नियंत्रण किया जाए। एक तो होगा सैन्य नियंत्रण। इसमें क्या चीज होगी? एक बार आक्रमण होगा, किसी को हरा दिया जाएगा, और हराने के बाद यह मान लिया जाएगा कि यह क्षेत्र इनके कंट्रोल में है। लेकिन जब प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना होता है, यानी कि एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी होती है, तब यह काम टफ हो जाता है, क्योंकि अब आपको एक दिन आक्रमण नहीं करना है बल्कि प्रशासन चलाना है। तो जब प्रशासन चलाना होगा तो यह काम थोड़ा टफ होगा सैन्य आक्रमण की तुलना में। तो प्रशासनिक व्यवस्था यह स्थापित नहीं कर पाए या प्रशासनिक कंट्रोल उतना अच्छा स्थापित नहीं कर पाए। आक्रमण इन्होंने किए, क्षेत्रों को भले जीता। दक्षिण भारत में विद्रोह तगड़े होते हैं और इन विद्रोहों ने तुगलक वंश की सत्ता है उसको काफी कमजोर कर दिया, और अंततः यह स्वतंत्र हो गया। एक नाम हमको और ध्यान रखना होगा, मलिक सरवर का नाम, जिसको ख्वाजा जहां भी कहा जाता है। इसने एक अलग वंश की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था शर्की वंश। यह भी तुगलक वंश से जुड़ा हुआ था। इसको जब हम देखते हैं तो यह जो तुगलक वंश है उसके अंतिम दौर में यह एक प्रमुख व्यक्ति है, खास करके जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, और उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है। इनके शासनकाल में यह बहुत फेमस था। इनके दरबार में जो सैन्य व्यवस्था से जुड़े कार्य हैं और जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कार्य हैं, उन कार्यों को यह देख रहा था। जब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के तहत तो क्या करता है यह एक प्रमुख नायक है और बहुत सारे सैन्य अभियानों में भाग लेता है। खास करके जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर यह विद्रोहों को दबाता है। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके समय जो दक्षिण भारत के क्षेत्र के आक्रमण है उनमें यह प्रमुख भूमिका निभाता है, और आक्रमण के बाद उन क्षेत्रों को कंट्रोल में लाने का काम करवाता है, यानी कि तुगलक वंश के कंट्रोल में वह क्षेत्र आ जाए उसमें प्रमुख यह भूमिका निभाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसको बहुत सारे क्षेत्रों में प्रांतीय गवर्नर बनाया जाता है। में भी आप ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर इसको गवर्नर बनाया जाएगा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। तो बहुत सारे प्रांतों का यह गवर्नर होता है।
दक्कन के अभियान है, इसमें से ज्यादा यह पार्टिसिपेट करता है और सबसे प्रमुख भूमिका हमको यहीं पर दिखती है। इसने दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने और उसका नियंत्रण स्थापित करने की बहुत कोशिश की। हालांकि हम यह देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, लेकिन फिर भी यह प्रमुख व्यक्ति है जो यह प्रयास कर रहा था। इसके अलावा जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती, उसके बाद यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी होता है और उस समय भी यह सक्रिय रूप से कार्यरत था। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको बहुत सारे पदों पर नियुक्त किया और यह प्रमुख व्यक्ति बना जो फिरोज शाह तुगलक की नीतियों को लागू करने के पीछे भी काम कर रहा था। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक यह बना रहता है और जब तुगलक वंश समाप्त हो जाता है तो यह अपना एक नया वंश प्रारंभ कर लेता है। इसे कहते हैं शर्की वंश। अब ध्यान रखेंगे यह बीजापुर के अंतर्गत भी आएगा। कौन सा? शर्की वंश। तो मलिक सरवर को जब जौनपुर का प्रमुख बनाया जाता है, किसके समय काल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। लेकिन जब तुगलक वंश समाप्त हो जाता है तो यह अपनी एक स्वतंत्र शाखा या स्वतंत्र वंश की स्थापना करता है, जिसे कहते हैं शर्की वंश। दो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहला, शर्की वंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने, या जिसको ख्वाजा जहां भी कहा जाता है। ख्वाजा जहां नाम ज्यादा फेमस। के अलावा किसके शासनकाल से लेकर किसके शासनकाल तक यह बना रहा? क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से लेकर नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक यह तुगलक वंश से जुड़ा था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में अंतिम रूप से यह कहाँ का गवर्नर था या कहाँ का यह प्रमुख था? तो आप याद रखेंगे जौनपुर का। और सरकी वंश की स्थापना इसने की थी। लेकिन एक तथ्य आप और ध्यान रखेंगे, जो आपका सरकी वंश है यह बीजापुर साम्राज्य के अंतर्गत भी आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे तुगलक वंश समाप्त हो गया। और तुगलक वंश के बाद अब हम देखेंगे एक तो जो तैमूर का आक्रमण है, वह आक्रमण किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा फिर हम देखेंगे सैयद वंश और वंश से जुड़े प्रमुख तथ्यों को भी देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपकी परीक्षा के लिए आपको कुछ उपयोगी तथ्य यहाँ से मिले होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।